हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बॉस और एम्प्लॉय रोमांस हो या फिर कहे एक सुपरस्टार और आम लड़की की कहानी, ऐसी कहानियां तो सबको पसंद आती हैं। तो आज मैं जिस स्टोरी के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो भी एक ऐसे ही बॉस और असिस्टेंट या फिर कहे सुपरस्टार गाय और एक नॉर्मल गर्ल की लव स्टोरी ही है। जहाँ लड़का काफी मूडी और चाइल्डिश सा है, वहीं लड़की इनोसेंट और मैच्योर सी है। तो इस ड्रामा का नाम है द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो इस ड्रामा की फीमेल लीड यांग जेंग जेंग का सपना रहता है सिंगर बनने का, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर सपने पूरे हो जाए। तो यांग जेंग जेंग का भी ये सपना अधूरा रह जाता है। तो आगे वो अपने सिंगर बनने के ड्रीम से गिव अप कर देती है, लेकिन म्यूजिक से उसकी मोहब्बत कम नहीं होती है। तो इसीलिए वो म्यूजिक से रिलेटेड ही एरिया में काम करना चाहती है, जो कुछ भी इसके अंदर कैपेसिटी हो उसी कैपेसिटी के हिसाब से। तो वो स्टार एंटरटेनमेंट में जॉब के सिलसिले में जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामा का मेन लीड बायजू इसी स्टार एंटरटेनमेंट का ही एक आर्टिस्ट है। तो बायजू एक सुपरस्टार सिंगर बन चुका है, तो उसके अंदर वही सेलिब्रिटी वाले एटीट्यूड हैं, थोड़े से वर्स वे में। मतलब वो काफी मूडी है और जो उसके दिल में आता है वो कर देता है। वो अपने वीबो अकाउंट पे उठपटांग पोस्ट करता है और उससे उसकी कंपनी को काफी दिक्कत होती है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है उसकी असिस्टेंट जाओ जियांग को, जिसे बायजू के सारे नखरे और गुस्सा सब कुछ झेलना होता है। तो बायजू को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और उसके दिल में जो आता है वो कर देता है। तो कंपनी में जेन जेन देखती है कि एक आदमी को कपड़ों के कुछ बॉक्सेस एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हेल्प की जरूरत रहती है। तो जेन जेन उसकी हेल्प करती है। तो वो बॉक्सेस उधर रखने होते हैं जिधर बायजू के म्यूजिक वीडियो की शूटिंग चल रही थी। तो वो दोनों वो बॉक्सेस लेके स्टेज की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे बायजू और डांसर्स परफॉर्म कर रहे थे। तो उसी बॉक्स से एक डांसर को धक्का लग जाता है और उसे थोड़ी सी चोट आ जाती है, जिसके वजह से वो शूटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वजह से डायरेक्टर गुस्सा होने लगता है, लेकिन बायजू जब उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो ऐसे किसी के ऊपर नहीं चिल्ला सकता है, तो डायरेक्टर शांत हो जाता है। उसके बाद जेन जेन बायजू से कहती है कि सॉरी, उसके वजह से उसका सूट खराब हो गया। और साथ ही वो बायजू से पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो बायजू से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और फिलहाल मैं मूड में नहीं हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो कंपनी के सीईओ चेन के वाइफ के रिकमेंडेशन पे जेन जेन को एक मौका मिल जाता है और उसे फिलहाल पहला टास्क मिलता है कि वो बायजू के घर जाए और उसे वीबो अकाउंट पे कुछ भी पोस्ट करने से रोके। तो जिसके बाद जेन जेन बायजू के घर जाती है तो बायजू पहले उसे अपनी असिस्टेंट, फिर अपनी फैन, फिर मीडिया वाला समझ लेता है, लेकिन वो कहती है कि वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। दरअसल कंपनी ने उसे भेजा है। लेकिन बायजू को जैसे ही पता चलता है कि कंपनी ने उसे भेजा है, यानी कि उसे ढेर सारा काम सौंपा होगा, और इसके बाद बायजू उसे इग्नोर करके वापस जाने लगता है। लेकिन जेन जेन उसे बताती है कि उन्होंने कहा है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ भी पोस्ट न करे। लेकिन बायजू उसे टोटली इग्नोर करके वापस कमरे में जाके कमरा बंद कर लेता है और उसके बाद वही करता है जो कि उसे करने के लिए मना किया गया रहता है। और इस तरीके से जेन जेन का पहला टास्क तो पूरा नहीं हो पाता है। फिर आगे तो बायजू सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल ना पाए, इसलिए जेंग जेंग उसके वीबो अकाउंट को हैक कर लेती है और उसका पासवर्ड चेंज कर देती है। बस फिर क्या था, कंपनी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे जॉब पर रख लेती है। लेकिन बायजू उस पे काफी नाराज हो जाता है। तो जेंग जेंग को जॉब मिलती है बायजू का असिस्टेंट बनने की, क्योंकि बायजू की जो फॉर्मर असिस्टेंट जाओ जियांग है वो बायजू का ये गुस्सा और मूडी दिमाग और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बायजू के लिए काम करने से मना कर देती है। तो जेंग जेंग को उसकी कंपनी टास्क देती है बायजू के लिए एक डेमो सिंगर ढूंढने का। तो जेंग जेंग जेरुई को कहती है बायजू के साथ डेमो सिंगर बनने के लिए। तो जेरुई बायजू और उसके दोनों के साथ का ही फेलो ट्रेनी रह चुका है और उसका अच्छा दोस्त भी है। तो जेरुई थोड़ा सा हिचकिचाता है बायजू के साथ डेमो सिंगिंग करने के लिए, क्योंकि बायजू के नेस्टी बिहेवियर का डेमो तो जेरुई को भी मिल चुका रहता है। तो जेंग जेंग उसे समझाती है कि ये उसके लिए अच्छा मौका रहेगा म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए। उसके बाद जेरुई मान जाता है और वो स्टूडियो जाता है अपनी डेमो रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन वहाँ जाकर वो पाता है कि जो सॉन्ग बायजू के द्वारा लिखा हुआ दिखाया जा रहा है, दरअसल वो खुद का उसका अपना सॉन्ग रहता है। हालांकि बायजू को इस प्लेजराइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है।
तो जेरुई अब बाइजू से अपना सॉन्ग चोरी करने के लिए रिवेंज लेना चाहता है और इसीलिए वो लॉ के जरिए बाइजू को सू करना चाहता है। उसके बाद जिरुई पहुंच जाता है बाइजू के पास। तो जेरुई, उसके दोस्त और बाइजू में बार में झड़प हो जाती है, लेकिन जेंग जेंग वहां पहुंच जाती है। फिर मीडिया भी वहां पे पहुंच जाती है। तो बाइजू को बचाने के चक्कर में जेंग जेंग का हाथ भी घायल हो जाता है। इधर स्टार एंटरटेनमेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है और उन्हें एक इन्वेस्टर की जरूरत रहती है जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो आगे मिस लीना कंपनी की सीईओ से कहती है कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, लेकिन बदले में उसे कंपनी का वाइस सीईओ बनाना पड़ेगा। तो सीईओ चेन के पास फिलहाल ज्यादा चॉइस नहीं रहती है, इसलिए वो लीना का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर चेन की वाइफ को ऐसा लगता है कि चेन और लीना के बीच में अफेयर चल रहा है। तो बाइजू की लाइफ में एक और ट्रबल आ जाता है। एक एक्ट्रेस प्रिटेंड करती है कि बाइजू और वो कलीग से ज्यादा हैं और उनका अफेयर चल रहा है, और मीडिया उसके बाद बाइजू को परेशान करना शुरू कर देती है। तो मीडिया को तो अपनी न्यूज लेनी ही है चाहे जैसे, तो वो उसके घर के बाहर आ धमकती है। तो बाइजू अपनी म्यूजिक वीडियो के लिए मैक्सिको जाता है। अब बाइजू ऐसा बंदा रहता है कि परेशानी हमेशा उसके आगे पीछे मंडराती रहती है। तो मैक्सिको जाने के बाद भी वो ट्रबल में पड़ ही जाता है। वो जेल तक पहुंच जाता है क्योंकि वो इलीगल रेसिंग करते हुए पकड़ा गया रहता है। तो जेंग जेंग को उस तक पहुंचने में दिक्कत होती है क्योंकि बाइजू अपना सेलफोन भी अपने साथ नहीं रखा रहता है। तो आगे जब जेंग जेंग उससे मिलती है तो वो उस पर नाराज होता है। तो आगे बाइजू किसी तरीके से अपना वो म्यूजिक वीडियो शूट कर लेता है। फिर आगे बाइजू की एक छोटी फैन बाइजू से कहती है कि वो जेंग जेंग को पसंद करता है और अगर वो जेंग जेंग से थोड़ा और नरमी से बिहेव करे तो शायद जेंग जेंग भी उसे पसंद करने लगे। और ये बात सुनकर बाइजू और जेंग जेंग दोनों ही एक साथ कहते हैं इम्पॉसिबल। उसके बाद वो वहाँ से वापस लौट आते हैं और बाइजू को पता चलता है कि जेंग जेंग जेरुई को पसंद करती है और वो जेंग जेंग से पूछता है कि वो जेरुई को क्यों पसंद करती है। उसको नहीं, वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको पसंद करो, बल्कि मैं तो क्यूरियस हूँ क्योंकि मैं तो जेरुई से ज्यादा गुड लुकिंग हूँ और ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तो तुम मुझको छोड़कर उसको क्यों पसंद करती हो। और लो, इसे कहते हैं मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो जेंग जेंग भी उसका ढंग से जवाब दे देती है। वो कहती है वो जेरुई को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो जेरुई है, वो काइंड है और जेंटल है। उसके बाद बाइजू सोचता है कि क्या मुझे क्यों इस बात का इतना बुरा लग रहा है कि जेंग जेंग जेरुई को पसंद कर रही है। लगता है उस छोटी फैन की बातें बाइजू के दिल में और दिमाग में दोनों जगह असर कर गई। तो धीरे धीरे बाइजू के दिल में जेंग जेंग जगह बनाने लगती है और वो उसको पसंद करता ही जाता है और वो धीरे धीरे अपने सभी कामों के लिए जेंग जेंग पे डिपेंड भी होने लगता है। तो स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी बाइजू के न्यू रिकॉर्ड के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी रहती है, लेकिन जहाँ ये इवेंट होने वाला रहता है वहाँ नहीं हो पाता है। फिर आगे बाइजू के फादर अपना ज्वेलरी शोरूम ऑफर करते हैं उनके इस इवेंट के लिए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइजू काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और जेरुई भी चेन की वाइफ डू का सॉन्ग गाकर अपने लिए स्पॉटलाइट पा ही लेता है। तो बाइजू एक अमीर बाप की औलाद होता है और ज्यादातर जैसा हमें उन कहानियों में देखने के लिए मिलता है जहाँ बाप एक अमीर बिजनेसमैन होता है और बेटा एक सिंगर होता है। तो फादर चाहता है कि उनका सन उसके बिजनेस को संभाले, ना कि गाना बजाना करे। तो कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी रहता है। बाइजू के डैड स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी को खरीदना चाहते हैं और जब बाइजू को ये बात पता चलती है तो आगे इस बात को लेकर उसके डैड से बहस हो जाता है क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि बाइजू उनकी कंपनी को संभाले, लेकिन बाइजू कहता है कि वो एक सिंगर है और इसलिए वो कंपनी को मैनेज नहीं करना चाहता है। इधर जेरुई ब्लॉसम कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ का न्यू आर्टिस्ट बन जाता है। तो बाइजू अपनी एक फैन के साथ डेट पे जाता है जो कि कॉन्टेस्ट जीत कर वहाँ तक पहुँची रहती है। तो बाइजू कितना भी एरोगेंट क्यों न हो, लेकिन दिल के मामले में वो सच्चा रहता है। वो ये एक्सेप्ट करता है कि उसने कभी भी डेट नहीं किया है। तो आगे बाइजू की तबीयत खराब हो जाती है और जेंग जेंग उसका ध्यान रखती है। इधर वूगोंग जो अपने आर्टिकल में बाइजू के बारे में काफी कुछ लिखा था और उसे क्रिटिसाइज किया था, तो आगे वूगोंग के ऊपर कोई अटैक कर देता है और पता चलता है कि ये अटैक बाइजू के ही फैन के द्वारा हुआ है। तो अब कंपनी को इस बात का जिम्मा तो उठाना ही होगा, इसलिए कंपनी वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइजू को वूगोंग से माफी मांगना होता है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइजू वूगोंग से माफी न मांगकर अपने फैंस से माफी मांगता है।
आखिरकार एक सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी तो उसके फैंस ही बनाते हैं। तो बाइजू अपने फैंस से माफी मांगता है और उसके बाद वो वूगोंग से कहता है वूगोंग का उसको क्रिटिसाइज करने की वजह उसकी म्यूजिक नहीं बल्कि ये है कि वो रिच बैकग्राउंड से आया है। फिर उसके बाद प्रेस में कुछ और सारे सवाल उठते हैं, जैसे मेक्सिको में उसका जेल जाना और उस एक्ट्रेस के साथ उसका रिलेशनशिप, जिसके बाद बाइजू को ये सब और बर्दाश्त नहीं होता है और वो वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद कई दिनों तक बाइजू का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। फिर जेंग जेंग को आगे पता चलता है कि स्टार एंटरटेनमेंट बाइजू का कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को बेच रही है। जिसके बाद जेंग जेंग बाइजू को ढूंढने निकलती है और आखिरकार वो उसे एक रेस ट्रैक पे पा ही लेती है। लेकिन बाइजू एक बार फिर से उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से निकल लेता है। फिर जेंग जेंग उसे फिर से ढूंढने लगती है, लेकिन बाइजू हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता है। तो बाइजू फिलहाल अपने पुराने घर रहता है जहाँ पे उसकी माँ की जलकर मौत हो गई थी। इधर बाइजू को हर जगह जेंग जेंग ही नजर आने लगती है। तो जेंग जेंग जेरुई के साथ डेट पे गई रहती है कि तभी उसको बाइजू का कॉल आता है जो बताता है कि उसे बार में पे करना है, लेकिन वो अपना वॉलेट भूल आया है। जिसके बाद जेंग जेंग अपना डेट आधा ही छोड़कर बाइजू के पास जाती है। तो आगे थोड़ी देर बाद जेंग जेंग को जेरुई का मैसेज आता है जो पूछता है कि सब चीजें ठीक हो गई। तो बाइजू जेलस होकर जेंग जेंग से उसका सेल फोन ले लेता है और उससे पूछता है कि बताओ मैं जेरुई को क्या मैसेज भेजूं। तो जेंग जेंग कूद कूद कर बाइजू से अपना सेल फोन वापस लेने की कोशिश करती है और फिर वो नाराज होकर कहती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब है, और बाइजू यही मैसेज जेरुई को भेज देता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जिसके बाद जेन जेन नीचे बैठकर तेज तेज रोने लगती है और फिर आगे वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो बाइजू के किसी भी मैसेजेस या कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देती है। जिसके बाद बाइजू पहुंच जाता है जेंग जेंग के घर और जेंग जेंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो वहाँ पे उसकी मकान मालकिन आई रहती है किराए के लिए और बाइजू उन्हें रकम चुका देता है। जिसके बाद आगे जेंग जेंग बाइजू के घर जाती है उसे उसके पैसे लौटाने के लिए। तो बाइजू पैसे वापस लेने से मना करता है और जेंग जेंग उसे जबरदस्ती लौटाती है और इस तरीके से दोनों में बहस होने लगती है और थोड़ी सी हाथापाई भी कह सकते हैं। और इसी के फलस्वरूप से पैसा पानी में गिर जाता है और जेंग जेंग जब पैसे को पानी में से निकालने की कोशिश करती है तो वो भी पानी में गिर जाती है। ओके, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि स्विमिंग पूल में ज्यादा पानी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी न जाने कैसे जेंग जेंग उस पानी में डूबने लगती है। और इसका तो एक ही मतलब है, या तो जेंग जेंग काफी अजीब है या तो उसे वाटर फोबिया है। जिसके बाद बाइजू पानी में कूदता है और जेंग जेंग को बचाता है। इधर स्टार एंटरटेनमेंट जेरुई को अपने साथ काम करने के लिए कहती है तो जेरुई मना करता है और कहता है कि वो अपनी करंट कंपनी ब्लॉसम को नहीं छोड़ सकता है। तो जेंग जेंग के पास बाइजू के एक फैन का कॉल आता है और जेंग जेंग को पता चलता है कि वो सुसाइड करने वाली है। तो जेंग जेंग उसकी हेल्प के लिए जाना चाहती है, लेकिन स्टार मैनेजमेंट उसे वहां जाने से रोकती है। लेकिन जेंग जेंग उनकी एडवाइस को इग्नोर करके वहां जाती है और बाइजू को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। तो उस फैन का अपनी मॉम के साथ बिल्डिंग के रूफटॉप पे झगड़ा चल रहा था और सारी पब्लिक नीचे से माजरा देख रही थी। तो जेंग जेंग बाइजू वहां पहुंचते हैं और माँ बेटी के बीच में सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक्सीडेंटली उस फैन की माँ के हाथों से धक्का खाकर जेंग जेंग उड़ते हुए छत से नीचे गिरने लगती है। और ये देखते ही बाइजू भी छत से छलांग लगा देता है और जेंग जेंग तक पहुंचकर गिरने का सारा फोर्स अपने ऊपर ले लेता है। तो जेंग जेंग की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और उसे पता चलता है कि वो कुछ समय से कोमा में थी। फिर आगे उसे बाइजू के बारे में पता चलता है कि वो भी अभी हॉस्पिटलाइज है। तो जेंग जेंग हॉस्पिटल में बाइजू की हेल्प करने की कोशिश करती है, जो हेल्प कम और ट्रबल ज्यादा रहता है। तो आखिरकार जेंग जेंग के भी दिल में बाइजू के लिए जाने अनजाने में कुछ कुछ होने ही लगता है। तो इधर बाइजू एक बार फिर से पॉपुलर हो गया रहता है क्योंकि वो अपने फैंस और लोगों की नजर में हीरो बन गया रहता है। तो जेंग जेंग की मुलाकात बाइजू की बहन ईरेन से होती है। तो ईरेन उससे बाइजू के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में काफी सारे बातें करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में बाइजू दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा बुली हुआ करता था और ईरेन अपने भाई को बचाया करती थी। वो बताती है कि उसकी मॉम और बाइजू अक्सर ही बिजली कटने पे कैंडल जलाया करते थे और इसी तरह एक दिन जब बिजली नहीं रहती है और उसकी मॉम कैंडल जलाती हैं तो आगे एक्सीडेंटली उनके घर में आग लग जाता है। तो उसी आग में जलकर उसकी मॉम की मौत हो गई और किसी ने बाइजू को सेव कर लिया। तो उसी इंसिडेंट के समय वहाँ रिपोर्टर्स आ गए थे और बाइजू से सवाल करने लगे थे
और उसी के बाद से बायजू के दिल में आग और रिपोर्टर्स दोनों के लिए डर बैठ गया है। तो बायजू को एक व्हील चेयर का ऐड करना होता है, लेकिन बायजू मना कर देता है। फिर आगे वो जेंग जेंग की प्यारी बातों में आकर मान जाता है और जिसके बाद स्टार इंटरटेनमेंट खुश हो जाती है और वो जेंग जेंग को प्रमोट करके बायजू का मैनेजर बना देती है। तो जे-रुई एक बार फिर से स्टार इंटरटेनमेंट का दामन थाम लेता है, क्योंकि फिलहाल वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था ब्लॉसम, वो मार्केट में डाउन हो गई थी। तो बायजू जे-रुई से जेलस होता है। अरे नहीं, वो प्रोफेशनली नहीं बल्कि ये उसके दिल का मामला होता है। जे-रुई ने जेंग जेंग को एक स्कार्फ गिफ्ट किया और बायजू इस स्कार्फ से अपने जूते पोंछकर उसे फेंक दिया। तो जे-रुई स्टार इंटरटेनमेंट में आके काफी खुश रहता है, लेकिन उसकी ये खुशी फिलहाल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है, क्योंकि आगे सीईओ चेन उससे कहते हैं कि वो जेंग जेंग के साथ डेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो किसी के साथ डेट नहीं कर सकता है, न ही रिलेशनशिप में रह सकता है, क्योंकि फैंस अपने आइडल को किसी के साथ डेट करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो इसलिए उसे अपने करियर या अपने लव में से किसी एक को ही चूज करना होगा। तो जिसके बाद जे-रुई डिसीजन ले लेता है और वो जेंग जेंग को डेट पर बुलाता है। तो डेट पे जे-रुई जेंग जेंग से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन जेंग जेंग को भी इस बात का पता ही होगा कि वो डेट करने के लिए अलाउड नहीं है। वो कहता है कि वो जेंग जेंग के लिए अपनी म्यूजिक और अपने करियर से गिव अप नहीं कर सकता है। तो ये सुनने के बाद जेंग जेंग का हार्ट ब्रेक हो जाता है और जे-रुई भी दुखी ही होता है इस ब्रेकअप से। तो जेंग जेंग आगे बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और बायजू से देखता है इस हाल में, तो सोचता है कि जेंग जेंग की इस हाल की वजह हो न हो जे-रुई ही होगा। तो आगे उसके बाद एक बास्केटबॉल गेम रहता है, जिसमें बायजू और जे-रुई दोनों ही पार्टिसिपेट किए रहते हैं अलग अलग टीम से। तो दोनों की ही टीम का टाई हो जाता है, क्योंकि स्कोर सेम होता है। फिर आगे बायजू जेंग जेंग को ब्लेम देता है कि वो उसी की वजह से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया और टाई हो गया गेम। तो ये बात जेंग जेंग के दिमाग से ऊपर जाती है और वो कहती है भाई उसकी क्या गलती थी, और उस पे बायजू कहता है कि तुम नहीं समझोगी। तो जेंग जेंग को अभी भी बायजू की फीलिंग का अपने लिए कोई भी अंदाजा नहीं होता है। तो आखिर इनकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है और जेंग जेंग बायजू को कब लाइक करने लगेगी, ये तो आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।